चलिए स्टूडेंट्स 11th क्लास की जियोग्राफी का हमारा जो चैप्टर चल रहा है 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में रीडिंग करते हैं। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, यानी कि भारत में जो वनों का आवरण है वो कितना है। अकॉर्डिंग टू स्टेट रिकॉर्ड्स, अगर स्टेट के जो रिकॉर्ड हैं वो देखे जाएँ तो उनके अनुसार द फॉरेस्ट एरिया कवर्स 23.28% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। देश का जो कुल लैंड एरिया है उसके 23.28% हिस्से पर क्या है, वन पाए जाते हैं या वन है। यानी कि भारत के अंदर जो आंकड़े इकट्ठे गए हैं उन आंकड़ों के अनुसार लगभग 23.28% भाग पर क्या है, वन है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द फॉरेस्ट एरिया एंड द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर आर नॉट द सेम। किंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, उल्लेखनीय क्या है कि ये जो आंकड़े हैं इनके अनुसार जो वन क्षेत्र है और जो वास्तविक वन आवरण है, यानी कि जो एक्चुअल के अंदर जो फॉरेस्ट है वो एक पूरा का पूरा एरिया है, इसके अंदर क्या है, एक डिफरेंस देखने को मिलता है, एक अंतर है इन सब के बीच में, ये सेम नहीं है। द फॉरेस्ट एरिया इज़ द एरिया, अब इसमें फॉरेस्ट एरिया को डिफाइन किया गया है कि वो एरिया होता है, वो क्षेत्र होता है नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज़। ध्यान से देखिए, ये डिफाइन किया गया है कि जो वास्तविक वन आवरण है उसका अर्थ क्या है और जो वन आवरण है उसका अर्थ क्या है। तो ये कह रहा है कि वन आवरण के अनुसार अगर जो राजस्व विभाग है उसके जो डेटा हैं या उनकी जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ वृक्ष हो या न हो उन सबको क्या कहा गया है, वन आवरण। इसके अंदर क्या है, एक्चुअल के अंदर या तो फॉरेस्ट हो या न हो, उसके अंदर पूरे एरिया को इंक्लूड किया गया है। जबकि वाइल द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट विद कोनोपी। इसमें क्या है, जबकि ये क्या कह रहा है कि वन आवरण वाले क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक वनस्पति का एक क्या है, कोनोपी, एक झुरमुट देखने को मिलता है जो वास्तविक रूप से क्या है, वनों से ढका हुआ है। एक रफली एक डायग्राम बना के हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर क्या है, इस पूरे एरिया के अंदर लगभग मान लीजिए इतने हिस्से के अंदर क्या है, फॉरेस्ट है, इतने हिस्से के अंदर फॉरेस्ट हैं, ये बाकी क्या है, रिमेनिंग पार्ट, यहाँ कहीं कहीं फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। तो इसको तो कहा गया है क्या, फॉरेस्ट एरिया। जबकि ये पूरा का पूरा अगर डेंसली क्या है, इस पूरे के पूरे डेंसली एरिया के अंदर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तब हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी कि इस पूरे एरिया को कवर कर रखा है। अब आगे देखिए क्या होता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाइल द लेटर इज बेस्ड ऑन द एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस या इमेजरीज। ये कह रहा है कि हमने जो डेटा इकट्ठे किए हैं, वन क्षेत्र जो है राजस्व विभाग से प्राप्त होने वाले डेटा होते हैं, या वन का जो क्षेत्र हमें पता करना है तो वो राजस्व विभाग से पता लगता है। जबकि वन आवरण की पहचान क्या है, जो चित्र वगैरह हैं या जो सैटेलाइट्स हैं उनसे प्राप्त जो चित्र हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, एक रिपोर्ट थी स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंग 2011 की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ ओनली 21.05%। अगर 2011 की रिपोर्ट देखी जाए तो एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो केवल कितना है, 21.05%। जबकि ऑफ द फॉरेस्ट कवर द शेयर ऑफ डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर 12.29। और इनमें से भी क्या कह रहे हैं, ऑफ द फॉरेस्ट कवर, इस फॉरेस्ट कवर एरिया में से भी जो डेंस कवर्ड एरिया है वो तो कितना है, यानी कि जिस एरिया के ऊपर सघन वन पाए जाते हैं वो तो कितना है, 12.29। जबकि ओपन जो फॉरेस्ट हैं उसका एरिया कितना बताया है, 8.75% रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर विवर्त वन देखे जाएँ, खुले वन देखे जाएँ तो उसके अकॉर्डिंग कितना एरिया है, और जो सघन वन देखे जाएँ उसके अकॉर्डिंग कितना एरिया है। तो सघन एरिया का जो क्षेत्र है इस 21.5% में से वो कितना है, 12.29। जबकि अगर देखे जाएँ कौन से, ओपन फॉरेस्ट, तो वो कितने हैं, 8.75%। अब क्या कह रहा है, बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर
वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब ये कह रहा है कि फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर एरिया अलग अलग देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलती है अलग अलग स्टेट के अंदर। अब किस तरीके से, लक्षद्वीप हैज़ 0% फॉरेस्ट एरिया। ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि लक्षद्वीप के अंदर 0% फॉरेस्ट एरिया है, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव 86.93%। अंडमान और निकोबार में ये जो एरिया है वो कितना है, 86.93%। लक्षद्वीप के अंदर कितना होता है, 0%, जबकि अंडमान और निकोबार यानी कि ये जो बिल्कुल डेंसली फॉरेस्ट कवर एरिया है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स with less than 10% of the forest area lie in the north and north western part of the country। अब इंडिया के अंदर क्या कह रहा है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट हैं उनके अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, लेस देन 10% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, उनके कुल भूभाग का 10% से भी कम एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, या वहाँ जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेट है जहाँ 10% से कम एरिया फॉरेस्ट एरिया है? दीज आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। तो इनको याद रख लीजिए कि 10% वाली कैटेगरी के अंदर किनको रखा गया है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया वो 10% से भी कम है या 10% पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए क्या आता है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर फॉर कल्टिवेशन। अब कारण बताया कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो अधिकांश जो वन थे उनको किस वजह से साफ़ किया गया, काटा गया है, कल्टीवेशन के लिए। स्टेट्स विद 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया, वो स्टेट जहाँ 10 से 20% फॉरेस्ट एरिया है वो कौन कौन से हैं, यानी कि उनकी कुल भूभाग के 10 से 20% हिस्से के ऊपर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो एरिया कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। इसके बाद इन पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में, एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, दादरा एंड नगर हवेली एंड गोवा, किसको छोड़ दीजिए, तमिलनाडु को, दादरा एंड नगर हवेली को और गोवा को, इनको छोड़ दिया जाए तो ये कह रहा है कि द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज़ 20 to 30%। वहाँ का जो एरिया है, लैंड बाउंड्री जो है, वहाँ पर 20 से 30% एरिया के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट कवर है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव मोर देन 30% ऑफ द लैंड अंडर फॉरेस्ट। अब इसके बाद बताया है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर जो लैंड एरिया है वो लगभग 30% फॉरेस्ट कवर है, यानी कि उसकी लैंड एरिया के 30% हिस्से के ऊपर क्या हैं, फॉरेस्ट हैं। हिली टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल आर गुड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। अब इसका कारण बताया है कि उन एरिया के अंदर, पेनिनसुलर रीजन्स के अलावा इन एरियाज़ के अंदर जो इतने फॉरेस्ट हैं, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट जो पाए गए हैं 20 से 30%, उनके पाए जाने का कारण क्या है, एक तो हैवी रेनफॉल और दूसरा हिली टोपोग्राफी, यानी कि पर्वतीय स्थलाकृति और साथ साथ ज़्यादा बारिश, ये कुछ कारण हैं जिस वजह से इस एरिया के ऊपर 20 से 30% एरिया के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट कवर है। लैंड बाउंड्री का 20 से 30% एरिया फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद बताया है देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। अब ये कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर के अलावा जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है उसमें भी एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है या विविधता देखने को मिलती है, इसमें भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि फ्रॉम 9.56% इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर कितना बताया है, एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर एरिया है 9.56%, जबकि 84.01% इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जबकि अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है वो कितना है, 84.01, 84.1। अब एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है कि 15 स्टेट्स वेयर द फॉरेस्ट कवर इज़ मोर देन 1/3, यानी कि इनके लगभग 33% हिस्से के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट है। 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। अब वो रीजन्स डिफाइन किए गए इस टेबल के अकॉर्डिंग कि जो रीजन है जिनके अंदर हाई कंसंट्रेशन है, ऐसे एरिया का जो परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का वो कितना है, 40%, जबकि मीडियम कंसंट्रेशन है वो कितना है, 20 से 40%,
इसके अलावा लो कंसंट्रेशन 10 to 20, और जो रीजन्स जिनके अंदर वेरी लो कंसंट्रेशन है फॉरेस्ट का वो है 10%। ठीक है भाई। इसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि वनों का संरक्षण। आइए वन संरक्षण के बारे में और जानते हैं इस चैप्टर में से, ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। फॉरेस्ट हैव एन इंट्रिकेट इंटररिलेशनशिप विद लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ये कह रहा है कि वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ क्या है कि जटिल संबंध है। These provide numerous direct and indirect advantages to our economy and society। ये कह रहा है कि अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वन हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ देते हैं। Hence, conservation of forest is of vital importance to the survival and prosperity of humankind। तो इसी वजह से क्या कह रहा है कि वनों के संरक्षण की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानवीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू हैव ए नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी एंड अडॉप्टेड ए फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इस पॉलिसी के अंदर क्या बताया गया है, विच वाज फर्दर मॉडिफाइड इन 1988। इस पॉलिसी को बाद में क्या किया गया, 1988 के अंदर मॉडिफाई कर दिया गया, इसका रूपांतरण कर दिया गया। सुनिए इसके बारे में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने पूरे देश के लिए एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी या वन संरक्षण पॉलिसी लागू की। कब? 1952 के अंदर। बाद में इसके अंदर 1988 के अंदर संशोधन कर दिया गया। अब इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू the new forest policy, the government will emphasize sustainable forest management in order to conserve and expand forest reserve on the one hand and to meet the need of local people on the other। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बताया, इस वन नीति की, नई वन नीति के अनुसार सरकार क्या कर रही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय जो वन है उनके प्रबंधन पर क्या है, मेन फोकस किया गया, उनके मैनेजमेंट के ऊपर मेन फोकस किया गया है। जिसमें एक और तो वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं, लोकल जो पीपल हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, दोहरे मापदंड तय किए गए। अब इस पॉलिसी के बारे में और क्या बताया, द फॉरेस्ट पॉलिसी एम्ड एट, इस वन नीति के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो उद्देश्य क्या रखा गया है, ब्रिंगिंग 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। सबसे पहला तो लक्ष्य यही रखा गया कि 33% जियोग्राफिकल एरिया को, भौगोलिक क्षेत्र को किसके अंदर लाया जाए, फॉरेस्ट के अंदर, यानी कि इनके ऊपर वन लगाए जाए, 33% भाग पर वन लगाना। और क्या बताया, सेकंड एम क्या रखा गया, मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब। दूसरा जो क्या है, पर्यावरण को संतुलन बना के रखा जाए तथा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ गया है उन क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाए, फॉरेस्ट लगाए जाए। और क्या कह रहा है नेक्स्ट जो है, कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल। तीसरा जो उद्देश्य रखा गया वो क्या है, इस देश की जो प्राकृतिक जो धरोहर हैं, जैव विविधता तथा जो आनुवांशिकी पूल हैं उनका संरक्षण किया जाए, जेनेटिक पूल है उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। इस पॉलिसी का ये थर्ड जो है टारगेट है। फोर्थ क्या रखा गया है, चेक्स सॉइल इरोजन, एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। फोर्थ जो टारगेट रखा गया है वो क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा कि न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें क्या क्या टारगेट रखे गए हैं। तो जो नेक्स्ट जो बताया फोर्थ वाला वो क्या कहता है कि इसमें सॉइल कंजर्वेशन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखे के ऊपर क्या करना, नियंत्रण रखना। उसके बाद फिफ्थ जो टारगेट रखा गया है वो क्या है, इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड अफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड
नेक्स्ट जो टारगेट रखा गया है वो क्या है, 5वां, जो निम्नीकृत भूमि है उस पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन के आवरण को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। उसके अलावा नेक्स्ट जो टारगेट रखा गया वो क्या है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मेक टिम्बर, फ्यूल, फोडर एंड फूड अवेलेबिलिटी टू रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड इंक्रीज द सब्सटीट्यूशंस ऑफ वुड। अब आगे क्या कह रहा है अभी, नेक्स्ट जो एम रखा गया है वो क्या है, वनों की उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए। वनों पर जो निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्ष्य रखा गया है इस पॉलिसी, इस स्कीम के ज़रिए, इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर, वो क्या है, क्रिएटिंग ऑफ ए मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वीमेन to increase planting of trees, stop felling of trees and thus reduce pressure on the existing forest। अब ये कह रहे हैं कि पीपल मूवमेंट, मैसिव पीपल मूवमेंट चलाया जाए, आंदोलन चलाया जाए जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए और क्या प्रोत्साहन किया जाए, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ को, कि पेड़ लगाइए। इसके अलावा जो लोग पेड़ों को गिरा रहे हैं, काट रहे हैं, उसके ऊपर भी नियंत्रण लगाया जाए। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग जो फॉरेस्ट है, जो विद्यमान जंगल हैं, जो वन हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। आगे देखिए फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो है सोशल फॉरेस्ट्री, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है कि सामाजिक वानिकी क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो सोशल फॉरेस्ट्री, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रूशियल क्वेश्चन बनता है कि सोशल फॉरेस्ट्री के विषय में आप क्या जानते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाए और संरक्षण किया जाए फॉरेस्ट का, और साथ साथ अफॉरेस्टेशन किया जाए, वन लगाए जाएं, किस पे, बैरन लैंड के ऊपर, बंजर जो ज़मीन है, विद द पर्पज़ ऑफ हेल्पिंग इन द इन्वायरमेंटल। अब उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की मदद करना, पर्यावरण का जो संरक्षण है उनको बनाए रखना। इसके साथ साथ सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का, सोसाइटी का और ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट, ये क्या रखा गया है इसके अंदर, इसका पर्पज़ रखा गया है सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर। आगे देखिए द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो कि 1976 के अंदर बना। इस कमीशन ने क्या किया, हैज़ क्लासीफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। उसने क्या किया, इसको 3 हिस्सों के अंदर, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 हिस्सों के अंदर 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन सी हैं वो, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। चलिए देखते हैं इनके बारे में। अब अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है, अर्बन फॉरेस्ट्री pertains to the raising and management of trees on public and privately owned lands in and around urban centers such as green belts, parks, roadsides, avenues, industrial and commercial green belts etc. अब इसके अंदर क्या बताया है, शहरी क्षेत्र के अंदर जो वानिकी है उसके अंदर शहरों और उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द जो निजी व सार्वजनिक जो ज़मीन है, जैसे कि उनके ऊपर क्या किया जाए, हरित पट्टी डेवलप की जाए, पार्क, सड़कों के साथ साथ जो जगह हैं, औद्योगिक व व्यापारिक जो जगह हैं, उनके ऊपर, उनके स्थलों पर क्या किया जाए, पेड़ लगाए जाएं। उसके साथ साथ और क्या कह रहा है ये, लास्ट में देखिए, इंडस्ट्रियल कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स एट्सेट्रा, तो ये सब क्या किए जाए, विकसित किए जाएँ। ये शहरी वानिकी का प्रमुख उद्देश्य है। शहरी वानिकी का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया है कि जो हरित पट्टी है शहरों के अंदर, पार्क्स हैं, सड़कों के साथ साथ पेड़ लगाए जाएं, व्यापारिक जो औद्योगिक और व्यापारिक जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर पेड़ लगाए जाएं, साथ साथ क्या कह रहा है, उनका प्रबंधन भी किया जाए। तो ये सब किसके अंदर आता है, अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर। उसके बाद रूरल फॉरेस्ट्री लेज एम्फेसिस ऑन, रूरल फॉरेस्ट्री किस पे जोर डालती है, ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, जबकि ग्रामीण वानिकी में
कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया गया है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री को क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या, एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ द रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैचेस। अब क्या बता रहा है कि कृषि वानिकी का अर्थ क्या है, जो कृषि योग्य तथा जो बंजर भूमि है उस पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका मतलब क्या हुआ, वानिकी और खेती एक साथ करना। ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर, यानी कि जो फॉरेस्ट्री है उसके साथ साथ क्या किया जाए, एग्रीकल्चर। दस altering the simultaneous production of food, fodder, fuel, timber and fruits। इस वजह से क्या कह रहा है, इसमें खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन क्या किया जाए, एक साथ किया जाए। और क्या बताया, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व, जबकि ये तो था एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर क्या है, मेनली जो एग्रीकल्चर है उस सेक्टर को प्रमोट किया जाए, जिसके अंदर फूड, फॉडर, फ्यूल है, ये टिम्बर हैं उनको, इसके साथ साथ फ्रूट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। जबकि कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व द रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड्स, पब्लिक की या कम्युनिटी की जो लैंड है उसके ऊपर बढ़ाया जाए किनको, फॉरेस्ट को। इसी को क्या कहा गया, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। सच एज द विलेज पास्चर्स, जैसे कि गांव की चरागाह भूमि है, टेम्पल लैंड है, रोड साइड है, कैनाल बैंक हैं, स्ट्रिप्स अलॉन्ग रेलवे लाइंस, रेलवे लाइन के साथ साथ जो स्ट्रिप हैं, एंड स्कूल्स, यानी कि सारे किसके विषय हो गए, कम्युनिटी के। तो इनको क्या कहा गया है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। और देखिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी एज ए होल। अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। आगे देखिए क्या कहते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोवाइड्स ए मीन्स अंडर विच द पीपल ऑफ लैंडलेस classes can associate themselves in tree raising and thus get those benefits which otherwise are restricted for landowners। अब देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है, भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से, जिनके पास ज़मीन है ऐसे लोगों को वानिकीकरण यानी कि पेड़ लगाने से जोड़ा जाए, तथा उन्हें वो सब लाभ पहुँचाए जाएँ जो पहले किसको मिल रहे थे, भूस्वामियों को, जिनकी ज़मीन थी उनको। यानी कि इस कम्युनिटी फॉरेस्ट्री से ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जिनके पास ज़मीन नहीं है, और उनको ये जो मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं, जो लैंड ओनर्स को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट इनको मिल पाए। यही एक मुख्य लक्ष्य रखा गया कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का।